अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1, जिसे आप इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक 2.4 विच इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन की थी। उस वीडियो में आपको मैंने उसका प्रोसीजर समझाया था, आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, पर्पस बताया था, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट हम यूज करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपसे शेयर की थी, जो कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन के लिए मतलब एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थी, और प्लस मैंने उसमें आपसे एक एमसीक्यूज भी डिस्कस किया था। आज हम उसी वीडियो को फर्दर आगे एक्सटेंड करेंगे। आज हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम किस तरह अप्लाई करते हैं इन अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जब हम ईथर की मदद से एक्सट्रैक्शन करेंगे तो तब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, और अगर हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ एक्सट्रैक्शन यूज करेंगे तो तब हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है, वही हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, बात को समझिएगा। अब हम पढ़ने लगे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। हमने लास्ट टाइम ना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जब हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट को और सॉल्वेंट को अलहदा करना चाहते हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक हमारे पास सोल्यूशन था, उसको हमने वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने अलहदा किया था, सेपरेट किया था। किसकी मदद से? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने एक अजाफी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट यूज किया था विच इज कॉल्ड ईथर। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको कहेंगे ईथर, ईथर एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखना, अब ईथर एक्सट्रैक्शन की जब हमने इस ईथर एक्सट्रैक्शन में जब हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की ना, उसकी मदद से, जब ईथर की मदद से हमने पानी को और हमने उसको कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलहदा किया, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपके पास क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है? ये कहता है द सल्यूट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सल्यूट को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा, इट सेल्फ, वो खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड, दो इमिजिबल लिक्विड। इमिजिबल लिक्विड आपको पता ही है, ऐसे लिक्विड जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो, हल पजीर ना हो, सोलिबल ना हो। ठीक है, ऑफ अ कंसंट्रेट इन अ कंसंट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स अमाउंट, अपनी अमाउंट के को अपनी नजर में नहीं लेना उस सल्यूट ने, अमाउंट ऑफ सल्यूट एंड सोल्यूशन। मतलब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन समझा दी, पहले अभी सुने, मतलब आपको समझाता हूं। अब हम करते हैं डेफिनेशन। जब हम कर लेते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन को करने के बाद आपने ना बिल्कुल उसी एग्जांपल की तरफ आ जाना है। हमारे पर एग्जांपल कैसे? अब हम ना, मैं यहां पे लिखूंगा ईथर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, ईथर एक्सट्रैक्शन। अब ईथर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मेरे पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में मेरे पास सोलवेंट क्या है? वाटर। मेरे पास उस सोल्यूशन में सोल्यूट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब मैंने इन दोनों को आपस में सेपरेट करना है, तो मैं ईथर का यूज करूंगा, ईथर को एज अ सोलवेंट लूंगा। ठीक है ना। तो आपने पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ईथर को एज अ सोलवेंट क्यों लेना है हमने, क्योंकि ईथर के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो ये ईथर जो है वो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर की निस्बत अपने अंदर ज्यादा सोल्यूबल करे, हालपजीर करे, और दूसरा ये ईथर इस सॉल्यूशन में जो कि वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, इसमें कभी मिक्सअप ना हो। तीसरा तीसरा इसकी क्या थी करेक्टरिस्टिक्स? वो ये थी, ये हमेशा थर्मली ये हमेशा अनस्टेबल होगा। थर्मली अनस्टेबल का क्या मतलब है? कि जैसे ही इस ईथर को हम हीट अप करेंगे, ये जल्दी से फौरन से ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फोर्थ नंबर क्या था? ये हमेशा नॉन पोलर होगा, क्योंकि अगर आपके पास ये देखिए सोल्यूशन में, ऊपर वाले सोल्यूशन वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन में अगर आपके पास वाटर जो है वो पोलर है, तो जो आपने एक्स्ट्रा लेना है सल्यूट सॉल्वेंट सॉरी, वो आपके पास नॉन पोलर होना चाहिए। इस बात को समझ में, कुछ टीचर्स आपको ऐसे भी बताते हैं कि भाई जो आपका सल्यूट होगा वही आपका एक्स्ट्रा सॉल्वेंट होना चाहिए, तो उस चीज को छोड़ें, वो ना आप मिक्सअप ना करें। अपने माइंड को कभी भी कंफ्यूज नहीं आपने करना। जैसे जैसे आप मजीद एक्स्ट्रा क्लासेस में चलते जाओगे तो आपका कंसेप्ट वो मजीद पक्का होता जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब हमने यहां से क्या किया? अब यहां से हमने एक लेनी है
सेपरेटिंग हमने फनल ली जो कि सेपरेट करेगी। इस सेपरेटिंग फनल के दोनों किनारों पे आपके पास क्या होंगे, सेपरेटिंग स्टॉपर्स होंगे, जो कि स्टॉपर्स कहते हैं, जो कि स्टॉप करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐसे मिक्सचर हम फेंकेंगे, मिक्सचर फेंका यानी कि सोल्यूशन फेंका, किसका, वाटर का और ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और फिर हम स्टॉपर्स को यूज करने के बाद हम इसके अंदर क्या देंगे, ईथर का सोल्यूशन भी, ईथर एज अ सॉल्वेंट भी इसमें अंदर फेंक देंगे। अब एक बात को याद रखिएगा, ईथर जो कि आपका एज अ सॉल्वेंट हमने फेंका वो नीचे बैठेगा, वो डाउन चलेगा, बॉटम में चले जाएगा। क्योंकि उसकी वजह क्या है, बॉटम में जाने की वजह क्या है, क्योंकि ईथर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर वाटर की निस्बत ज्यादा सोल्यूबल है, ज्यादा हल करेगा, इस वजह से वो नीचे चले जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा। वाटर और जो मिक्सचर है ना इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये क्या कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इस वजह से नीचे बैठता है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता। अब जैसे ये नीचे बैठेगा तो ये ना, ये ईथर इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर हल करेगा। हम शेक करेंगे ना, जैसे हम शेक करेंगे, हल करेंगे, तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट लेगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, पहले मैंने उधर एग्जाम्पल नहीं थी ली, मैंने ये कहा कि वाटर के अंदर मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, मैंने कहा ये मेरे पास 10 ग्राम है। अब इस बात को याद रखिएगा, अब यहां से ही मैं लिंक करने लगा हूं किसको, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, ठीक है ना। 10 ग्राम मेरे पास क्या है, वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जैसे ही मैंने ईथर बीकर के नीचे, इस सॉरी इस सेपरेटिंग फनल के नीचे जब मैंने ईथर को लिया, तो ईथर के साथ, ईथर के अंदर जो शेक करने से ईथर के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आया वो आया मेरे पास 2 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ 10 ग्राम रेशो 2 ग्राम, ऐसे रेशो बनेगी ना, 10 ग्राम रेशो 2 ग्राम। 10 ग्राम कब थी, कब था ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ये वाटर के साथ था, और 2 ग्राम कब था, जब ये ईथर के साथ मिक्सअप हुआ। अब 10 ग्राम और 2 ग्राम इन दोनों को एक टेबल पे काटो, तो 10 को और 2 को एक टेबल पे अगर हम काटें तो ये बनता है 5 और 1। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगी, रेशो 5 और 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये रेशो बन गई 5 और 1। अब अगर मैं ये करता हूं, मैं यहां पे अगर मैं 10, मैंने अब 10 नहीं ली, अब मैं 10 की जगह मैं कहता हूं मेरे पास ये वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था 100 ग्राम, और जब मैंने इसके नीचे ईथर को भी लिया तो ईथर के अंदर जो हल हुआ वो हुआ 20 ग्राम। तो अब हम रेशो क्या लेंगे, अब हम रेशो लेंगे 100 ग्राम रेशो 20 ग्राम। अब इसको एक टेबल पे काटो तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा आपके पास 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि आप चाहे सल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जाएं सोल्यूशन में या कम करते जाएं, जब आप उसको शेक करेंगे, जब आप उसमें से उन दोनों को आपस में अलग करने की कोशिश करेंगे, जब आपका सल्यूट, जब आपका जो सल्यूट है वो एक्स्ट्रा सोलवेंट में एडअप होगा ना, तो चाहे आप कम अमाउंट लें चाहे आप ज्यादा लें, रेशो एक ही बनेगी। अगर फर्ज करें फर्स्ट टाइम मैंने वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 ग्राम लिया, तो जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्सअप करूंगा ईथर के साथ तो वो 2 ग्राम आएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं 100 करता हूं तो वो ईथर के साथ 20 ग्राम आता है, सही है। यही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यही आपको कहता है कि जब आप ईथर से ऑर्गेनिक कंपाउंड या वाटर से ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको रेशो सेम ही मिलती है, जो कि फर्स्ट टाइम भी आपको मिली थी 5:1, सेकंड टाइम भी आपको मिली थी, सेकंड टाइम भी जो आपको मिली है वो भी आपको 5:1 भी मिली है। यहाँ पे मैंने गलती से 0 लगा दिया, 50 नहीं आता क्योंकि 21 25 100 होता है, तो ये मैंने आप यहाँ पे लिखना था 5:1, ये गलती से हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यही आपका क्या है, यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब आपको यहां से एक बात बताऊं, फर्स्ट टाइम अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि अच्छा ईथर को जब एज अ सॉल्वेंट को हमने अंदर फेंका, सेपरेटिंग फनल के अंदर फेंका, तो उसने पहली दफा में ही सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने अंदर जज्ब कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट टाइम फर्ज करें इसने 2 kg, टोटल था 10 kg, फर्स्ट टाइम इसने 2 kg अपने अंदर ईथर ने ऑब्जॉर्व किया, तो सेकंड टाइम हम फिर से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो फर्ज करें 2 ग्राम के बाद इसने 6 ग्राम तक ये पहुंच गया। अब 10 में से 6 निकालोगे तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर 4 ग्राम बचेगा, यानी कि वाटर के साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बचेगा वो 4 ग्राम रह जाएगा, और ईथर के साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा वो 6 ग्राम आ जाएगा, सेकंड दफा जब हमने काम किया। अब थर्ड टाइम फिर हमने इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो थर्ड टाइम में
8 ग्राम आ गया किसके साथ, ईथर के साथ 8 ग्राम आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वाटर के साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बचा वो सिर्फ 10 में से 2 बचा, 2 ग्राम्स बचा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह होता है। एक दफा में कभी भी नहीं सोलवेंट, जो आपका सोलवेंट और सल्यूट और सोलवेंट है वो एक दफा में कभी भी नहीं एक दूसरे से पहली दफा में मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते। आपको इस टेक्निक को आपको बार बार यूज करना पड़ता है। ठीक है ना सोल्यूशन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपने इसको परफॉर्म करना है। अब यहां पे एक चीज आती है, आपको आता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है आपका, इस तरह आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को हम KD से जाहिर करते हैं, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन। दोबारा से सुन लें, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का क्या फार्मूला होता है, KD इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट। सल्यूट की सॉल्वेंट में जो मकदार होगी वो उसको हमने डिवाइड करना है किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही है जैसे ईथर आपका सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो मकदार आई है, जो अमाउंट आई है किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको वो थी 2 kg, उसको हमने डिवाइड किस में करना है, उसको हमने डिवाइड किसके साथ करना है, उसको हमने डिवाइड करना है सल्यूट, जो कि आपका था ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस में, सोल्यूशन में। सोल्यूशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके साथ अटैच था, वाटर के साथ, तो वो कितना था 10। तो 2 ग्राम को हम डिवाइड किससे करेंगे, 10 से, तो 2 1 2, 2 5 10, और रेशो क्या बन जाएगी 1/5 आ जाएगा, और हमारी रेशो बन जाएगी 1:5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हम किसके साथ, ईथर एक्सट्रैक्शन की मदद से हमने क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ा। अब आपकी बुक में जो है वो है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी मदद से हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को दोबारा से देखते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, CCl4 एक्सट्रैक्शन की मदद से क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब देखो हम क्या यूज करेंगे, CCl4 एक्सट्रैक्शन। अब CCl4 क्या होता है, CCl4 को हम एज अ ईथर की बजाय हम CCl4 को यूज कर रहे हैं। अब इसके हमारा सोल्यूशन क्या होगा, क्या वो वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, नहीं। यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन होगा वो होगा पोटाशियम आयोडाइड, और ये आपका सोलवेंट होगा, और सल्यूट आपका क्या होगा, आपका जो सल्यूट होगा वो होगा सल्यूट आपका होगा आयोडीन। आयोडीन, ध्यान से समझिए, सोल्यूशन एक आपको सोल्यूशन है, उसमें पोटाशियम आयोडाइड, आपके पास क्या है सोलवेंट, ये एक्व सोल्यूशन आपके पास, एक्व सोल्यूशन पोटाशियम आयोडाइड का आपके पास एक्व सोल्यूशन है। एक्व सोल्यूशन उसको कहते हैं कि जिसमें आपका जो कंसंट्रेशन हो किसकी मदद से, वाटर की मदद से। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें आपके इस सोल्यूशन में आपके पास जो सोल्यूट है वो है आपके पास कौन सा, आयोडीन। अब आपने क्या करना है, आयोडीन और पोटाशियम आयोडाइड इन दोनों को अलहदा करना है, सेपरेट करना है, किस टेक्निक की मदद से, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक की मदद से। और इसमें हम जो एक्स्ट्रा सोलवेंट लेंगे वो एक्स्ट्रा सोलवेंट हम कौन सा लेंगे, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब जैसे ही हम दोबारा बनाते हैं, ये हमारे पास सेपरेटिंग क्या है, ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल है। ओके, मैं इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेपरेटिंग फनल है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे स्टॉपर्स लगे होते हैं, यहाँ पे लगे हैं जी स्टॉपर्स। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को जो कि पोटाशियम आयोडाइड का, मैंने इसके अंदर इसको लिया। जैसे ही मैंने इसके अंदर इसको लूंगा स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा इस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। इसका क्या कलर होता है, ब्राउन होता है। और अब मैंने इसके अंदर अपना सोलवेंट लिया, जो कि मेरे पास था CCl4। और आपको पता है ये जो CCl4 है ये इसके अंदर नीचे बैठेगा, बॉटम में बैठेगा। बॉटम में बैठने का क्यों वो बॉटम में बैठेगा, इसकी वजह क्योंकि CCl4 जो है वो पोटाशियम आयोडाइड की निस्बत आयोडीन को ज्यादा अपने अंदर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, सोल्यूबल करेगा, हल पजीर करेगा। ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इसको शेक करूंगा स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इसको शेक करूंगा, तो अब समझिएगा क्या होगा। जैसे मैंने शेक किया तो आपको पता है इसमें से क्या होगा, कुछ ना कुछ आपका जो आयोडीन है पहली दफा में वो किस में आ जाएगा, CCl4 के अंदर मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है ना, तो CCl4 के अंदर क्या हो जाएगा, ये मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं ये लेता हूं कि जो आपका जो आपका आयोडीन है वो पोटाशियम आयोडाइड के साथ कितना है, टोटल ये था, टोटल आपका सल्यूट था
10 ग्राम। तो पोटाशियम आयोडाइड के साथ ये टोटल था 10 ग्राम, लेकिन जब मैंने इसको शेक किया ना, तो ये रहा कितना, ये 2 ग्राम रह गया किसके साथ, CCl4 के साथ। इसका मतलब 10 में से 2 निकालो, तो अब वो पोटाशियम आयोडाइड के साथ कितना बचा है, 8 ग्राम बचा है। ओके स्टूडेंट्स, 8 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड के साथ आपका रह गया आयोडीन, और 2 ग्राम किसके साथ आ गया, CCl4 के साथ आ गया। अब आप स्टूडेंट्स को ये पता है, अब हमने इसमें से अलहदा करना है, तो अलहदा करना है तो इस सॉल्यूशन को जो कि मेरे पास है CCl4 के साथ, जो मेरे पास आयोडीन है, मैंने क्या किया, इसको एक ऐसे अलहदा एक बीकर में ले लिया। इस बीकर में CCl4 का क्या है, सॉल्यूशन है विद आयोडीन। तो मैंने इसको नीचे से आग लगाई, इसको हीटअप किया। जैसे हीटअप करूंगा तो CCl4 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो बुखारात बन के, वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा। वो वेपर्स बन के क्या होगा, उड़ जाएगा। और मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास आयोडीन बच जाएगा, प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, अब यहां से हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को किया, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में मेरे पास पोटाशियम आयोडाइड के साथ, मेरे पास पोटाशियम आयोडाइड कितना बचा, 8 ग्राम रेशो, जो कि चलें इसको फार्मूले की मदद से करते हैं। पहले हमने इस तरह किया था, फार्मूला मेरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इनटू सोलवेंट। सोलवेंट में कितना आया है, जो एक्स्ट्रा सोलवेंट है CCl4, उसमें जी सोल्यूट मेरे पास आया 2 ग्राम। ठीक है, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इनटू सोल्यूशन, सोल्यूशन में कितना सोल्यूट बच गया है आपके पास, आयोडीन बच कितना गया सोल्यूशन में, मतलब पोटाशियम आयोडाइड में कितना बच गया, वो मेरे पास बच गया 8 ग्राम। ठीक है, अब 2 1 2, 2 4 8, इसका मतलब अब 1/4 ये मेरे पास आंसर आया। अब इसको मैं रेशो में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया, अब सेकंड टाइम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म करता हूं। ये देखते हैं कि अगर मैं इस सल्यूट की, जो कि मेरे पास है आयोडीन, इसकी मैं मकदार को, इसके अमाउंट को बढ़ा देता हूं। फर्ज करें मैं 10 से इसको कर देता हूं 100, कि ये सोल्यूशन में मेरे पास आयोडीन है वो है 100 ग्राम। ठीक है, तो जैसे ही मैं 100 ग्राम करूंगा, तो जब वो 100 ग्राम सोल्यूशन है मेरे पास, अब सोल्यूट में सोल्यूशन है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में से जब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, CCl4 के साथ, तो वो फर्ज करें रिएक्ट करने के बाद आया 20 ग्राम। अब 100 में से 20 निकाल लो, तो पीछे कितना बचा है, सोल्यूशन में आयोडीन कितना बचा है, वो बचा है आपके पास 80 ग्राम। ठीक है ना, तो अब यही चीज को इधर आ जाओ, इधर लिखते हैं। अब सोल्यूट इन सोलवेंट कितना आया, सोल्यूट इन सोलवेंट आपके पास आया 20 ग्राम, ओवर सोल्यूट इन सोल्यूशन कितना आया आपके पास 80 ग्राम। 20 1 20, 24 80 इज इक्वल टू आया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। देखें, चाहे आप अमाउंट को इंक्रीज कर दें सल्यूट की, चाहे आप अमाउंट को डिक्रीज कर दें सल्यूट की, आपके पास रेशो जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब रेशो आपका वही बनती है जो डिक्रीज से बनी, और इंक्रीज करने से भी वही रेशो बनी। तो इस तरह आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये चीज सीखी। अब यहां से एक चीज को और सीखिएगा जो कि मैं बताना भूल गया। जैसे ही ये देखो ब्राउन कलर है ना सोल्यूशन में, मतलब पोटाशियम आयोडाइड में जो आयोडीन का कलर होगा, इस सोल्यूशन का जो कलर होगा वो होगा ब्राउन। ठीक है, जैसे ही आयोडीन रिएक्ट करेगी, हम उसको शेक करेंगे इसके साथ CCl4 के साथ, और उसको सेपरेट करेंगे, तो उसका जो कलर आ जाएगा वो कलर आ जाएगा पर्पल कलर आएगा CCl4 में आयोडीन के मिक्सचर का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब ऊपर आप खुद फील, आप एक क्वेश्चन खुद अपने माइंड में सोचो कि अगर ऊपर ब्राउन, बिल्कुल फुल ब्राउन कलर था, जैसे ही उसके अंदर थोड़ी सी चीज को एक्स्ट्रा, जो थोड़ी सी चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी CCl4 में, अब ऊपर कौन सा कलर रहेगा, अब लाइट ब्राउन रह जाएगा ऊपर कलर। अब ऊपर फुल ब्राउन कलर नहीं करेंगे। जब इसमें से कंप्लीट 2-3 दफा हम फिर इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म करेंगे, तो ऊपर जो फुल ब्राउन कलर है पोटाशियम आयोडाइड में, वो फुली ब्राउन कलर उस वाटर में से निकल जाएगा, और पीछे आपके पास वाटर बच जाएगा। ठीक है, ये आपका टॉपिक क्या है, इसमें हमने CCl4 की एक्सट्रैक्शन की मदद से पढ़ा, फिर हमने इसको ईथर एक्सट्रैक्शन की मदद से भी देखा। आपने इन डेफिनेशन को, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये डेफिनेशन बहुत आती है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, इसको भी बहुत पूछा जाता है। इस फार्मूले को आपने याद करना है, और इस फार्मूले में वो एक MCQs भी आपसे ये पूछता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में सल्यूट की अमाउंट को ज्यादा करने से और सल्यूट की अमाउंट को कम करने से सोल्यूशन में या सोलवेंट में क्या कोई फर्क पड़ता है, तो आपने कहना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो रेशो आती है, रेशो आपके पास फिक्स्ड रेशो आती है।
1:4 आई किसमें, जब हमने 8 ग्राम ओवर 2 ग्राम किया। 1:4 ही आई जब हमने ऊपर 80 ग्राम नीचे 20 ग्राम किया। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट टॉपिक, आपका ये कंप्लीट हो गया टॉपिक आपका 2.4 विच इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आपने इस टॉपिक को तवज्जो से करना है, और बार बार वही बात आपसे मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। अगर एफएससी में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो रट्टा मत लगाइएगा, कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चीज़ ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगी। और अगर आप ये चीज़ सोचते हो कि मैं वर्ड टू वर्ड वही बात लिख के हूँ जो क्वेश्चन पेपर उसमें लिखा हुआ है, आपकी बुक में जो वर्डिंग यूज़ की हुई है, अगर मैं उसी तरह लिखूंगा तो मेरे नंबर बिल्कुल ठीक आएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। इस तरह कभी भी एफएससी में नंबर नहीं आते। एफएससी में उसी बच्चे के नंबर आएंगे जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। और चाहे आप अपनी वर्डिंग में भी लिख रहे हो ना, लेकिन लिख ठीक रहे हो, बिल्कुल ठीक आपने कंसेप्ट उसमें से बताए हैं, तो वो आपको मार्क्स देगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको पेपर में भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।